everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग। My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें 2 चैप्टर्स हम ऑलरेडी फिनिश कर चुके हैं। जिस भी स्टूडेंट ने नहीं देखा है, प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए। और आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। अब देखो, जो नाम है चैप्टर का, सबसे पहले कायदा क्या बोलता है कि उसका मतलब ही समझ लिया जाए। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग। यहाँ आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसमें एक तरफ है मोदी सर, ठीक है, जो कि कुछ कमांड दे रहे हैं, और दूसरी तरफ है एक बिजनेसमैन जो कि बहुत ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा है, राइट? अब ऐसा क्या हुआ, मोदी सर ने ऐसा क्या कहा जो ये बिजनेसमैन इतना ज्यादा गुस्से में है? हुआ कुछ ऐसे कि मोदी सर ने बोला कि मुझे गवर्नमेंट के इनकम को इंक्रीज करना है, इसके लिए मैं टैक्सेस का रेट बढ़ा रहा हूं। इन्होंने क्या बोला कि आज से जितने भी बिजनेसमैन हैं उन सब के लिए टैक्सेस का रेट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब ऑब्वियसली टैक्स का रेट बढ़ेगा तो इस बिजनेसमैन को ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो ये बहुत गुस्से में आ गया। इसने बोला मैं नहीं दूंगा, कुछ भी कर लो, मुझसे तो तुम टैक्स का पैसा ले ही नहीं सकते हो। ये हो गया आपका पहला एग्जाम्पल। अब यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन खड़े होते हैं कि क्या ऐसा किया जा सकता है बिजनेसमैन द्वारा या नहीं किया जा सकता, बट उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेट्स मूव टू आवर सेकेंड एग्जाम्पल। यहाँ आप देख सकते हैं एक लेडी है जो किसी चीज के लिए मना कर रही है, और दूसरी तरफ है एक बिजनेसमैन जो कि बहुत गुस्से में अगेन दिखाई दे रहा है। एक्चुअली हुआ क्या कि ये लेडी इस बिजनेसमैन की शॉप पे गई और इसने बोला कि कुछ कपड़े दिखाइए। ये पता नहीं कौन से जमाने के पुराने कपड़े इसको दिखा रहा था, तो इसने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़े। इसने बोला खरीद वरना पड़ेगी तुझे जोर से। मतलब ये फोर्स कर रहा है इस लेडी को कि खरीद मुझसे जो मैं तुझे बेच रहा हूं, नो मैटर वो ट्रेंड में चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब यहां भी क्वेश्चन उठता है कि क्या ये ऐसा कर सकता है? यहां पे एक्चुअली दोनों ही एग्जाम्पल में अगर आपने नोटिस किया हो तो 2 चीजें हैं जो समझने लायक है। पहली चीज ये है कि क्या दोनों ही सिनेरियोज में बिजनेसमैन ने जैसे रिएक्ट किया वो ऐसा कर सकते थे? क्या यहाँ पे ये टैक्स देने से मना कर सकता है? आंसर है नो। एक बार गवर्नमेंट ने कोई चीज इंप्लीमेंट कर दी है, आपका मन हो या नहीं हो, आपको वो मानना ही पड़ता है। अब भाई स्कूल वाले तुम्हें बोले कि अब से यूनिट टेस्ट हुआ करेंगे तुम्हारे हर महीने, तुम्हारा मन नहीं है यूनिट टेस्ट देने का, बट क्या तुम्हारी चलेगी? आंसर है नहीं। तुम्हें यूनिट टेस्ट देना ही पड़ेगा, तुम्हें परफॉर्म करना ही पड़ेगा। दोनों ही एग्जाम्पल्स में बिजनेसमैन का कोई कंट्रोल नहीं था चीजों पे। लेकिन दूसरी चीज ये है कि दोनों ही चीजें बिजनेसमैन को इन्फ्लुएंस तो जरूर कर रही थी। यहां पे भी टैक्सेस बढ़ने से बिजनेसमैन के बिजनेस पे कोई ना कोई फर्क तो पड़ा, और अगेन यहां पे भी इस लड़की के मना करने के बाद इस बिजनेस की बिक्री पे फर्क पड़ा। मतलब दोनों सिनेरियोज में इन्फ्लुएंस जरूर हुआ बिजनेस, लेकिन ऐसी चीजें थी सामने जिन पे उसका कंट्रोल नहीं था। अब आप सोचेंगे मैम बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में बताते बताते आप ये क्या बताने लग गए हो? तो एक्चुअली बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसी चीजें जो बिजनेस के अराउंड होती हैं, जो बिजनेस के सराउंडिंग में होती हैं, जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस तो करती हैं लेकिन बिजनेस का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, वही कहलाई जाती है बिजनेस एनवायरनमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? बिजनेस के आसपास वाली चीजें, ऐसी चीजें जिसका बिजनेस पे इन्फ्लुएंस तो होता है, वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस तो कर पाती हैं, लेकिन बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता है उस पे। तो जैसे चीजें आ रही हैं आपको वैसे ही लेनी पड़ती हैं। जस्ट लाइक इन दिस एग्जाम्पल, मोदी जी ने टैक्सेस इंक्रीज किए, क्या आपका कंट्रोल था इस चीज पे? क्या आप मोदी जी को बोल सकते थे कि नहीं नहीं मोदी जी मदद मत करो ये टैक्सेस इंक्रीज करने का काम? नहीं बोल सकते थे, आपका कोई कंट्रोल नहीं था, पर इस चीज ने आपके बिजनेस को इन्फ्लुएंस तो कर दिया। सेम गोज फॉर दिस
यहाँ आप इस बंदी को जबरदस्ती खरीदवा सकते थे, कोई चीज नहीं खरीदवा सकते थे, पुलिस बुला लेती है अगर आप ऐसे बिहेव करते इसके साथ। तो यहाँ पे अगेन आपकी नहीं चली, लेकिन इस चीज ने आपको इन्फ्लुएंस जरूर किया। मतलब आपके डिजाइन पुराने थे, आप ट्रेंडिंग चीजें नहीं ला रहे थे, तो आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा था। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स। इसमें सारे इंडिविजुअल्स भी आ जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, और भी बहुत सारी फोर्सेस आ जाती हैं जो कि बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, लेकिन बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकती हैं। इसमें इकोनॉमिक फैक्टर्स भी आते हैं, सोशल फैक्टर्स भी आते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी आते हैं, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी आते हैं, और भी बहुत सारी फोर्सेस आती हैं जो कि बिजनेस के आउटसाइड क्या करती हैं, ऑपरेट करती हैं। इसमें आप एग्जाम्पल लेना चाहें तो इंडिविजुअल कंज्यूमर्स आ जाते हैं, कंपीटिंग एंटरप्राइजेस आ जाती हैं, गवर्नमेंट आ जाता है, कंज्यूमर ग्रुप्स आ जाते हैं, कंपेटिटर्स आ जाते हैं, कोर्ट आ जाता है, मीडिया आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस को अफेक्ट ज़रूर करती हैं, लेकिन इनके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। आप इन सारी चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब एक बार मतलब समझ लिया है, तो नाउ लेट्स मूव टू फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे फीचर्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, तो एक एक करके ये सारे के सारे फीचर्स हम देखने वाले हैं। आप यहाँ देखिए सारे फीचर्स आपके सामने लिखे हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, इंटर रिलेटेडनेस, डायनामिक नेचर, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटिविटी। शुरुआत करेंगे हम हमारे फर्स्ट पॉइंट के साथ, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बिजनेस के अराउंड है, वो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करती है, उसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है, लेकिन बिजनेस का उस चीज़ के ऊपर कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। तो यहाँ अब एक क्वेश्चन उठता है कि एक आधी कोई फोर्स है जो मतलब ऐसा इम्पैक्ट डाल रही है, या फिर क्या है? तो ये बोलते हैं कि जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी थी, लाइक टेक्नोलॉजिकल, सोशल, डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल एक्सेट्रा, सबको मिला के ये बिजनेस एनवायरनमेंट बना है। मतलब इट्स नॉट लाइक वन सिंगल फोर्स विच इज इन्फ्लुएंसिंग, सारी फोर्सेस का कॉम्बिनेशन है। मतलब सारी फोर्सेस मिलके एक साथ अटैक करती हैं। हो सकता है इधर से कुछ सोशल चेंज आ रहा हो, इधर से कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा हो, उधर से कुछ पॉलिटिकल चेंज आ जाए, तो ये सबको मिला के आपका बिजनेस एनवायरनमेंट बनेगा। So business environment is the sum total of all the things external to business firms and as such is aggregative in nature. हर वो चीज़ जो business firm के external उसमें होती है, उन सब का totality, उन सब का total मिला के business environment बनता है। वहीं पे जो second point है वो है specific and general forces। ये क्या बोलता है? Imagine करो आप हो businessman और ये है आपका supplier। मतलब इस बंदे से आप raw materials खरीदा करते हो, ठीक है। अब इस बंदे के घर में थी शादी, इसके घर में थी शादी, और शादी होती है तो खर्चा होता है। खर्चा होता है तो इस इंसान ने सोचा मैं और अपनी इनकम कहाँ से बढ़ाऊं, तो इसने सोचा मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने रॉ मटेरियल्स का जो रेट है ना वो इंक्रीज कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, अपने रॉ मटेरियल्स का रेट इंक्रीज कर देता हूँ। जहाँ पे वो चीज़ पहले आपको 10 रुपए में पड़ रही थी इसके थ्रू, अब वही सेम चीज़ वो 12 रुपए में आपको दे रहा है। अच्छा, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, ये सिर्फ आप ही का सप्लायर है, ये सिर्फ आपको ही सप्लाई करता है रॉ मटेरियल, और किसी को सप्लाई नहीं करता, ठीक है। आपके किसी भी कंपेटिटर के पास ये नहीं जाता, ये सिर्फ आपके पास आता है। बट इसने क्या किया, रॉ मटेरियल क्या कर दिए, महंगे कर दिए, 10 रुपए वाली चीज़ 12 रुपए की कर दी। अब इस सिनेरियो में मुझे आप बताओ कि क्या ये चीज़ सिर्फ आपको बॉदर करने वाली है, आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली है, या सबके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली है? मतलब आपके कंपेटिटर्स या फिर बिजनेस वर्ल्ड में और भी जो लोग हैं उनके ऊपर। आई एम श्योर आपका आंसर होगा कि ये चीज़ सिर्फ आपको इन्फ्लुएंस करेगी, राइट। बट वहीं पे एक दिन मोदी जी आए और उन्होंने बोला जीएसटी लगाओ सब पे। चलो भैया, सब पे जीएसटी लगेगा, जो भी इस पर्टिकुलर बिजनेस में है, जो भी ये पर्टिकुलर काम कर रहा है, उस पे जीएसटी लगेगा। अब यहां मुझे बताओ कि ये चीज क्या सिर्फ आपके ऊपर इम्पैक्ट डालने वाली है, या आपके सारे कंपेटिटर्स के ऊपर भी डालेगी? आंसर है सबके ऊपर डालेगी, राइट।
पहले एग्जाम्पल में क्या हो रहा था, एक ऐसी चीज थी जो स्पेसिफिकली आपको इन्फ्लुएंस कर रही थी, लेकिन सेकेंड एग्जाम्पल में कुछ ऐसा हुआ कि ये चीज सबको इन्फ्लुएंस कर रही थी, इंक्लूडिंग योर कंपेटिटर्स। सो स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस क्या बोलती है, ये बोलती है कि स्पेसिफिक फोर्सेस वो होती हैं जो इंडिविजुअली आपके ऊपर कुछ इम्पैक्ट डालती हैं, लेकिन जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो आपके साथ बाकी सबके ऊपर भी सेम इम्पैक्ट ही डालती हैं। आपके कंपेटिटर्स भी फंसेंगे अगर आप फंसोगे तो, पर पहले वाले सिनेरियो में ऐसा नहीं है। पहले वाले सिनेरियो में सिर्फ आपके ऊपर ही कोई ना कोई इम्पैक्ट डालेगा। So it says business environment includes both specific and general forces. Business environment में दोनों specific और general forces आती हैं. Specific forces like investors, customers, competitors, suppliers affect individual enterprises directly and immediately in day-to-day working. भैया आपका कोई कस्टमर है, वो बदल गया तो इससे आपको फर्क पड़ेगा या सबको फर्क पड़ेगा? आपको फर्क पड़ेगा। किसी ने आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ था, कल वो पलट जाता है, बोलता है मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट वापस चाहिए, किसको फर्क पड़ेगा? सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा ना। आपका सप्लायर रेट इंक्रीज कर देता है, किसको फर्क पड़ेगा? आपको फर्क पड़ेगा। वहीं पे जनरल फोर्सेस में ये बोलते हैं सच एज पॉलिटिकल, सोशल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस हैव इम्पैक्ट ऑन ऑल बिजनेस एंटरप्राइजेस एंड दस मे अफेक्ट एन इंडिविजुअल फर्म ओनली इनडायरेक्टली। अब मान लो कोई नया लॉ आ गया, वो आपके ऊपर भी लागू होगा, वो बाकी सबके ऊपर भी लागू होगा। मान लो पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो जाती है, वो नए पॉलिसीज ले आते हैं, वो आपके ऊपर भी लागू होंगी, सबके ऊपर भी लागू होंगी। कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आ जाता है जैसे AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपको भी इन्फ्लुएंस करेगा, बाकी सबको भी करेगा। तो जनरल फोर्सेस में वो सारी चीजें आती हैं, वो सारे फैक्टर्स आते हैं जो सबको सेम वे में इम्पैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है इंटर रिलेटेडनेस। ये बोलती है फॉर एग्जाम्पल हम सब ने देखा कोविड आया, राइट? कोविड में हमने ये चीज नोटिस करी कि जो लोग हेल्दी थे वो सरवाइव कर गए, लेकिन जो अनहेल्दी थे वही सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे इस पर्टिकुलर चीज से, राइट? तो लोगों को क्या चीज समझ में आई? लोगों को ये चीज समझ में आई कि हमें अपनी हेल्थ के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। अब हेल्थ के ऊपर फोकस करना चाहिए तो उसके लिए किसी ने योगा ज्वाइन कर लिया, किसी ने जिम ज्वाइन कर लिया, किसी ने केमिकल फ्री वेजिटेबल्स ऑर्डर करना शुरू कर दिया। तो आपने देखा कैसे एक चीज में चेंज आया, उसकी वजह से बाकी सारी चीजें चेंज होने लग गई। तो इंटर रिलेटेडनेस ये बोलता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर एक चीज में चेंज आता है तो समटाइम्स उससे रिलेटेड दूसरी चीजों में भी चेंज आने लग जाता है। सारे फैक्टर्स आपस में क्या होते हैं? इंटर रिलेटेड होते हैं इन अ वे और अदर, और एक में चेंज मतलब बाकी सब में भी चेंज आ जाता है। डिफरेंट एलिमेंट्स और पार्ट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, डिफरेंट जो पार्ट्स हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ पीपल एंड इंक्रीज अवेयरनेस फॉर हेल्थ केयर हैव इंक्रीज द डिमांड फॉर मेनी हेल्थ प्रोडक्ट्स। जैसे कि आज की डेट में हम देख रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब लोग कितने साल जिएंगे वो लोगों का बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग हेल्थ केयर को लेके थोड़े से अवेयर हो रहे हैं, उसके कारण वो हेल्दी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में डील कर रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स नहीं कंज्यूम कर रहे, फैट फ्री कुकिंग ऑयल लेके जा रहे हैं, हेल्थ रिजॉर्ट्स आ गए हैं नए नए एग्जिस्टेंस में, आप देख ही रहे होंगे अपने अराउंड, राइट? सो ये नए नए सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को क्या कर रहे हैं? जन्म दे रहे हैं। तो एक की वजह से दूसरे में चेंज आया, दूसरे की वजह से तीसरे में चेंज आया। तो इस तरह से बिजनेस एनवायरनमेंट में एक भी फैक्टर में चेंज आता है तो वो इट कैन लीड टू चेंज इन अनदर फैक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डायनामिक नेचर। अब देखो, पहले के ज़माने में कोई इंसान अगर सोचता था कि मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके दिमाग में क्या आता था? उसके दिमाग में सबसे पहले आता था चलो डोमिनोज खोलते हैं, या फिर पिज़्ज़ा हट खोलते हैं, मैकडॉनल्ड्स खोलते हैं, बर्गर किंग खोलते हैं। मतलब अनहेल्दी वही फास्ट फूड वाली चेन्स खोलने के बारे में वो इंसान सोचा करता था। देन कोविड आया, लोग अपनी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, और आज की डेट में अगर कोई बिजनेस खोलने के बारे में सोचता है तो वो सोचता है कि कैसे मैं किसी हेल्दी चीज़ का बिजनेस खोलूं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। इंस्टाग्राम पे मैंने एक बंदे की रील देखी थी, ही इज सरदार, और ये दिल्ली में बेसिकली अपना क्या लगाता है? ठेला लगाता है।
ठीक है, दिल्ली वाले एरिया में ये अपना ठेला लगाता है, लेकिन इसका ठेला कोई आम ठेला नहीं है। इसके ठेले पे आपको हेल्दीएस्ट आइटम्स मिलेंगी। मतलब ये एक एक अपने रैप में 32-33 वेजिटेबल्स डालता है, और वो भी सारी एग्जॉटिक वेजिटेबल्स। तो मतलब इस इंसान ने भी सोचा होगा ना कि पहले कि मैं किस चीज़ का बिजनेस करूं। इसके दिमाग में तो नहीं आया कि भैया मैं बर्गर बेचता हूँ, टिक्की बेचता हूँ, छोले बेचता हूँ, या फिर पानी पूरी बेचता हूँ। इसके दिमाग में क्या आया? इसके दिमाग में आया कि मैं कुछ हेल्दी आइटम्स बेचता हूँ। क्यों? क्योंकि समय चेंज हो गया है, क्योंकि लोगों की डिमांड चेंज हो गई है। लोग अब वही पुराना अनहेल्दी स्टफ खाना पसंद नहीं करते। दे लाइक ईटिंग हेल्दी प्रोडक्ट्स, और हेल्दी प्रोडक्ट्स के साथ अगर टेस्टी भी मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो आज की डेट में जो भी इंसान बिजनेस खोलने के बारे में सोच रहा है वो यूजुअली इसी तरफ जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा पहले ऑर्गेनिक स्टोर्स नहीं हुआ करते थे, आज की डेट में बहुत सारे ऑर्गेनिक स्टोर्स हैं जहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिलती हैं, फ्रूट्स मिलते हैं, और भी 10 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। सो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि बिजनेस एनवायरनमेंट ना कभी भी स्टैटिक नहीं रहता, कभी भी सेम नहीं रहता, कभी भी एक समान नहीं रहता, ये बदलता रहता है। और अगर आपको अपने बिजनेस को उसके साथ मैच करवाता हुआ रखना है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस पर नज़र रखें, कमांड रखें, और इसके साथ अपने अंदर बदलाव लाते रहें। जैसे पहले के बिजनेसमैन प्रेफर करते थे ये चीज़ में जाना, लेकिन आज के बिजनेसमैन प्रेफर करते हैं इस चीज़ में जाना, क्योंकि उन्होंने समय को बदलते हुए देख लिया है, बिजनेस एनवायरनमेंट को बदलते हुए देख लिया है। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी। ये बोलते हैं कि हमारा जो फ्यूचर है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है, हम नहीं बता सकते कल हमारे साथ क्या होने वाला है। जैसे पहले के ज़माने में ये मोबाइल फ़ोन्स चलते थे, बहुत सारी कंपनियां यही मोबाइल फ़ोन्स बनाया करती थी, बट किसको पता था कि एक दिन ये बिल्कुल ऑब्सलीट हो जाएंगे और इसकी जगह ले लेगा स्मार्टफोन। मानते हैं कि नहीं? मतलब अगर मान लो किसी कंपनी ने ये फोन्स बना बना के बल्क में रख दिए थे, बिना ये देखे कि कल फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, तो उसका तो बहुत भारी नुकसान हो गया होगा। स्मार्टफोन्स बनाने के लिए तो उसके पास पैसे बचे ही नहीं होंगे, क्योंकि उसने सारे पैसे तो इधर फूंक दिए थे। इसलिए ये बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट पे नज़र रखो। मानते हैं कि फ्यूचर अनप्रिडिक्टेबल है, फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, उसे नहीं पता लगाया जा सकता, वो बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। बट अगर आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट पे कंटिन्यूसली नज़र बनाए रखोगे तो वो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा दे देता है कि भैया देखो क्या चीज़ प्रोड्यूस करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है। जिन मोबाइल फोन्स कंपनीज ने उस टाइम पे देख लिया था कि बदलाव आ रहे हैं, फ्यूचर बदल सकता है, कुछ नए चेंजेस आ रहे हैं, उन्होंने इसका प्रोडक्शन रोक दिया होगा, और फिर मस्त उन्होंने बनाए होंगे स्मार्टफोन्स, क्योंकि उनके पास बहुत सारा बजट पेंडिंग पड़ा होगा। तो इसलिए बोलते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है, उसको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। बस आप उस पर कंटिन्यूसली नज़र बना के रख सकते हो, सो दैट हल्का फुल्का आपको अंदाज़ा अगर मिल सकता हो तो मिल जाए, और उससे आपका नुकसान बच जाए। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सिटी। ये बोलते हैं कि एक फैक्टर को समझना, फर्स्ट से सोशल फैक्टर को समझना इज ईजी, या फिर फर्स्ट से टेक्नोलॉजिकल फैक्टर को समझना इज ईजी, या फिर पॉलिटिकल फैक्टर को समझना इज ईजी, लेकिन सब फैक्टर्स को एक साथ समझना दैट्स टू डिफिकल्ट। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है, क्योंकि आपको सारी चीज़ों के साथ सेम वे में डील करना होता है, सेम टाइम पे डील करना होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि एक बिजनेस फर्म है, इधर से ये कुछ सोशल चेंजेस देख रहा है, इधर से ये कुछ पॉलिटिकल चेंजेस देख रहा है, इधर से कुछ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस देख रहा है, इधर से कुछ इकोनॉमिक चेंजेस देख रहा है। अब भाई एक के साथ लड़ना तो इज क्वाइट ईजी। जैसे दिखाते हैं ना, एक हीरो है, इधर से गुंडा आ रहा है, पहले उसको मार रहा है, फिर इधर से गुंडा आ रहा है, उसको मार रहा है, इधर से गुंडा आ रहा है, फिर उसको मार रहा है, इधर से गुंडा आ रहा है, फिर उसको मार रहा है। लेकिन मानो सारे गुंडे एक साथ आ जाते तो वो भी तो हीरो को पकड़ लेते हैं ना, फिर वो बताते हैं अच्छे से उसको, राइट? मारपीट उसके साथ भी होती है। सो इसलिए एक साथ सारे चैलेंजेस को देखना, एक साथ सारे फैक्टर्स के साथ डील करना इज क्वाइट डिफिकल्ट, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है, इट्स नॉट दैट ईजी। पार्ट्स में समझना फिर भी उसे ईजी है, लेकिन टोटलिटी में समझना इज क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिविटी। ये क्या बोलती है? अब आप ऐसा मानो कि आप गए हो फ्रांस, ठीक है, आपने सोचा छोड़ो इंडिया, हम तो जाते हैं फ्रांस, हम तो अब से वहीं रहेंगे। तुम गए मस्त अपना पैसा वैसा लेके, वहाँ पे अपना पूरा जायदाद वदाद बेच बाच के वहाँ चले गए पैसा लेके, और सोचा वहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तुमने वहाँ जाके पता है किस चीज़ का बिजनेस स्टार्ट किया? बुर्का का।
मतलब तुमने बुरके बेचना शुरू कर दिया वहाँ पे। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या वहाँ आपके बुरके बिकेंगे? आंसर है नहीं। क्यों? यहाँ पे एक जनरल नॉलेज वाली चीज़ भी सुन लो। फ्रांस एक सेकुलर नेशन है जो किसी भी तरह का रिलीजियस सिंबल एंटरटेन नहीं करता है पब्लिक प्रेमाइसेस में। मतलब वहाँ पे आप बड़ा सा तिलक लगा के, गले में माला डाल के, बुर्का पहन के या क्रिश्चियंस वाली ड्रेस पहन के, क्रॉस लगा के नहीं जा सकते हो। ये सब चीज़ें पब्लिकली अलाउड ही नहीं है वहाँ पे। बट अगर सेम चीज़ आप इंडिया में करोगे तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? मतलब आप बेच सकते हो बुर्का? तो यस, आप बिल्कुल बेच सकते हो, क्योंकि इंडिया चाहे सेकुलर बोलता है अपने आप को, लेकिन एट द सेम टाइम सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट देते हुए सबको अपनी अपनी प्रैक्टिस करने का परमिशन भी दे के रखता है। तो एक चीज़ फ्रांस में पॉसिबल नहीं हो पा रही थी, बट वही सेम चीज़ इंडिया में पॉसिबल हो पा रही थी। कैसे? क्योंकि हर जगह का बिजनेस एनवायरनमेंट उस एरिया के साथ लिंक्ड होता है, उस एरिया के ऊपर बेस्ड होता है। ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो कि एरिया टू एरिया वेरी करती है। यूएस में जो सिचुएशन होगी वो इंडिया में नहीं होगी, चाइना में नहीं होगी, पाकिस्तान में नहीं होगी, फ्रांस में नहीं होगी। फीचर्स के बाद नाउ लेट्स मूव टू इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। मतलब ऐसा क्या है इसमें जो हमें इतनी शिद्दत से ये पढ़ाया जाता है? तो सारे इंपॉर्टेंस के पॉइंट्स जान लेते हैं। देखिए, ये 6 पॉइंट्स हैं टोटल, जिसमें फर्स्ट है इट enables द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यहाँ जो वर्ड हाईलाइट करना है वो रहेगा अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। यहाँ पे आपको हाईलाइट करना है थ्रेट्स को। इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज, it helps in coping with rapid changes, it helps in assisting in planning and policy formulation, it helps in improving performance। तो अब अपॉर्चुनिटीज वाले पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। देखो, हम सबको इंडिया के पास्ट के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पता है कि इंडिया में पास्ट में पॉपुलेशन तो ज़्यादा थी, वो तो अभी भी है, पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा थी। वैसे ये अभी भी है, बट स्टिल कंपैरेटिवली पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो पास्ट में जब अलग अलग कंपनीज गाड़ियां बना रही थी, कार बना रही थी, तो किसी ने भी ना बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से नहीं समझा, एक्सेप्ट वन कंपनी, और वो कंपनी थी मारुति सुजुकी। इस कंपनी ने बिजनेस एनवायरनमेंट को, मतलब इंडिया के रिस्पेक्ट में, बहुत अच्छे तरीके से समझा, और इसने समझा कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनकी यहाँ पे गाड़ी हो, लेकिन क्योंकि वो पुअर हैं या उनकी इनकम बहुत कम है तो वो एक लैविश गाड़ी या बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी नहीं अफोर्ड कर सकती हैं। तो इसके लिए इस कंपनी ने निकाला एक बजटेड वर्जन वाला कार, जिसको हम मारुति सुजुकी 800 के नाम से जानते हैं। और इसके बाद की स्टोरी तो हम सबको पता है कि इंडियंस में इस गाड़ी को लेके कितना क्रेज था। आई गेस मैक्सिमम फैमिलीज की जो फर्स्ट गाड़ी हुआ करती थी वो यही होती थी, इंक्लूडिंग माय ओन फैमिली। हमने भी पहली गाड़ी यही खरीदी थी। गाड़ियों के मामले में इस कंपनी ने इंडिया के एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझा और अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? एनवायरनमेंट में कोई ऐसी चीज़ जो आपका बहुत भला करवा सकती है, आपकी परफॉर्मेंस को बहुत बढ़िया बना सकती है। और फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब होता है कि आपके कंपेटिटर्स पीछे रह गए और आप उनसे आगे निकल गए। तो यहाँ पे मारुति सुजुकी आगे निकल गई, बाकी जितने भी कंपेटिटर्स थे वो सारे पीछे रह गए, क्योंकि वो महंगी गाड़ियां बना रहे थे जो कि इंडियन पॉपुलेशन नहीं अफोर्ड कर सकती थी। सेम गोज फॉर बजाज की क्यूट गाड़ी, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। मतलब इस गाड़ी ने ऑटो रिक्शास को रिप्लेस करने का बीड़ा उठा लिया है। ऐसे ही अगर हम बात करें तो व्हाट्सएप का एग्जाम्पल ले लीजिए। बहुत सारी मैसेजिंग ऐप्स हैं, बट स्टिल व्हाट्सएप इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? एफबी का एग्जाम्पल ले लीजिए। इतनी सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, इतनी सारी सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस हैं, बट स्टिल एफबी आज भी इतना ज़्यादा फेमस क्यों है? क्योंकि ये सब मार्केट में सबसे पहले आए, इन्होंने रिकग्नाइज किया कि हाँ देयर इज सम अपॉर्चुनिटी फॉर देम, और उसके बाद इन्होंने फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले लिया और आज इन्हें कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। सो इट सेज अपॉर्चुनिटीज मतलब पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड्स और चेंजेस दैट विल हेल्प अ फर्म टू इंप्रूव इट्स परफॉर्मेंस। पॉजिटिव एक्सटर्नल ट्रेंड जो कि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने में मदद करते हैं किसी भी फर्म की।
अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज हेल्प एन एंटरप्राइज टू बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट देम। जिसको सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज दिख जाती हैं वो उसे सबसे पहले एक्सप्लॉइट कर लेता है और कंपेटिटर्स लूज कर जाते हैं। आपको सबसे पहले उस चीज पे अपनी नजर डालनी है, सबसे पहले उसे ग्रैब करना है और दूसरों को पीछे छोड़ देना है। नाउ लेट्स मूव टू इसी का एक उल्टा वर्जन जो कि है इट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। ये बोलते हैं जो एनवायरनमेंट पॉजिटिव चीजें लाती है वही सेम एनवायरनमेंट नेगेटिव चीजें भी तो लाती है। अब बिजनेस एनवायरनमेंट को आपने स्कैन किया और आपको दिखा कि कुछ ऐसा आ रहा है जो आपकी फर्म के लिए बेकार हो सकता है, आपकी फर्म की परफॉर्मेंस को हिंडर कर सकता है, आपकी फर्म की परफॉर्मेंस को बेकार बना सकता है, तो आप उसके लिए क्या ले लेते हैं? प्रिकॉशंस ले लेते हैं। जैसे मैं अगर आपको आज की डेट का एग्जांपल दूं तो एक बहुत ही फेमस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया है ChatGPT करके। अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये बहुत सारे लोगों की नौकरियां भी खाने वाला है और बहुत सारी कंपनीज को बंद भी करवाने वाला है। अब जो भी समझदार इंसान होगा वो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेगा, वो ये समझेगा कि कैसे उसकी कंपनी को ये इन्फ्लुएंस कर सकता है, कैसे उसकी कंपनी के लिए थ्रेट बन सकता है, और वो अभी से ही अपनी प्रिपरेशन करना शुरू कर देगा कि कल ये आके एकदम से उसकी कंपनी पे ताले ना लगवा दे। भाई मेरे को पता ही नहीं था ऐसा कोई चीज चल रहा है, मैंने सुना ही नहीं था इस चीज के बारे में, अब कल एकदम से इसने मेरे पूरे काम को रिप्लेस कर दिया। इसने बोला कि ऐसी कोई भी कंपनी जो ऐसा काम करके दे रही है वो मैं अपने थ्रू करवा सकता हूँ, तो ऐसी कंपनी के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, पैसे आपके बच जाएंगे। जैसे बहुत सारे डिजिटल मार्केटर्स आज की डेट में अनुमान लगा रहे हैं कि ChatGPT उनका पूरा काम कर सकता है बिना किसी उसके। तो भाई हर एक इंसान चाहेगा उसकी कम पैसे में काम हो जाए या बिना पैसे के काम हो जाए, तो उन लोगों की नौकरियां तो चली जाएंगी ना। तो वो क्या कर रहे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जो कि उनको सेव रख सकता है। वैसे अभी ये बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक वे में आया भी नहीं है, अभी इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं, इसलिए लोग ज़्यादा इसे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। बट स्टिल जो भी कंपनीज ऐसी हैं जिनको ये इन्फ्लुएंस कर सकता है उनको बहुत ही ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये किसी भी दिन आके एकदम से कंपनी की परफॉर्मेंस को बहुत बुरे तरह से हिंडर कर सकता है। सो बिजनेस एनवायरनमेंट ना सिर्फ आपको अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है बल्कि आपको ऐसी थ्रेट्स के बारे में बताता है जो आपकी परफॉर्मेंस को बेकार कर सकते हैं, आपकी परफॉर्मेंस को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड है इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। अब भाई देखो, हर बिजनेस रिसोर्सेज के बेसिस पे चलता है, चाहे वो मेन हो, मटेरियल हो या फिर कैपिटल हो। सारे के सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? हमें हमारी एनवायरनमेंट से मिलते हैं। बिजनेस को सारे रिसोर्सेज कहाँ से मिलते हैं? एनवायरनमेंट से मिलते हैं। अगर आपको पता ही नहीं होगा अपनी एनवायरनमेंट के बारे में अच्छे तरीके से, तो आप ये रिसोर्सेज कहाँ से जुगाड़ेंगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल देयर इज दिस स्कीम कॉल्ड स्टैंड अप इंडिया या फिर स्टार्टअप इंडिया। अब ये दोनों ही स्कीम्स क्या करती हैं? लोन्स देती हैं ऐसे लोगों को जो कि बिजनेस बनाना चाहते हैं, कम इंटरेस्ट रेट पे आसानी से इजी लोन्स देने का काम करती हैं। अब मेरे को लोन लेना था, मुझे बिजनेस स्टार्ट करना था, लेकिन मुझे इन स्कीम्स के बारे में पता ही नहीं था, तो क्या मुझे इजी टर्म पे लोन मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपके आसपास क्या चल रहा है, आपके बिजनेस अराउंड क्या चल रहा है, उस पर नजर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने रिसोर्सेज का आराम से जुगाड़ कर सकें। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कोपिंग विद रैपिड चेंजेस। भैया देखिए, हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है? बदलता रहता है, उसमें चेंजेस आते रहते हैं, और ऐसा बोला जाता है कि अगर एक बिजनेस को अच्छे से चलना है, एक बिजनेस को हमेशा ही एग्जिस्टेंस में रहना है, तो उसे इन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप में अडेप्टेशन करनी पड़ेगी, मतलब अपने आप में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग दुकान खोलते हैं, कुछ कुछ साल चलती है, उसके बाद बंद हो जाती है, बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जो कि चलती हैं और चलती रहती हैं 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल। बॉम्बे डाइंग जैसी एक एग्जाम्पल हो गई। अब ये क्यों इतना चल पाती हैं? क्योंकि ये बदलते समय के साथ अपने अंदर बदलाव लाने लग जाती हैं। तो अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट पे अच्छे से नज़र रखेंगे, आप देखेंगे कि हाँ ये चेंजेस आ रहे हैं। जैसे ChatGPT का एग्जाम्पल ले लो, आपको पता है कि ये चीज़ आ रही है, आपको ये भी समझ में आ रहा है कि आपके बिजनेस में ऐसा कुछ काम होता है जो कि आप इसके थ्रू करवा सकते हैं, तो आप अभी से क्या करेंगे? कोशिश करेंगे कि कैसे आप उस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने बदलते समय के साथ अपने अंदर बदलाव ला लिया। एज अ रिजल्ट ऑफ इट आप ऑब्सलीट होने से, आप पुराने होने से, आप यूजलेस होने से बच गए।
आपको बदलाव लाने में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद करता है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट। देन है इट हेल्प्स इन असिस्टिंग एंड प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। देखिए, हमने जब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, हमने मैनेजमेंट का फर्स्ट फंक्शन पढ़ा था, दैट वाज प्लानिंग। उस फंक्शन में हमने पढ़ा था कि चीज़ें अभी हुई नहीं हैं, हम एडवांस में ही उनके बारे में सोच के रख रहे हैं। मतलब चीज़ें अभी हुई नहीं हैं, पहले से ही हम उनके बारे में सोच रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये फोरकास्टिंग से हो सकता है। मतलब फ्यूचर में थोड़ा सा प्रेडिक्शन करना, सोच विचार करना, टीप अप करके देखना कि क्या आने वाला है। अब ये होगा कैसे फोरकास्टिंग? आपके बिजनेस एनवायरनमेंट पे नज़र रखें। जब आपको पता होता है कि आपके बिजनेस के अराउंड क्या चल रहा है, बस यहीं से तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या आ सकता है, क्या नहीं आ सकता, तो आप फिर अपनी प्लानिंग पूरी की पूरी इसी के बेसिस पे करते हैं। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर आपको अच्छी समझ होती है तो आप अपनी प्लानिंग बिल्कुल वैसे ही करेंगे। जैसे मुझे पता है कि भाई आज की डेट में छोटी गाड़ियाँ, छोटी कार्स का बहुत ज़्यादा क्या है, क्रेज़ है, लोगों को चाहिए आज की डेट में ये गाड़ी। तो मैं अगले 1 साल का अपना पॉलिसी ऐसा बनाऊंगी, अपनी प्लानिंग ऐसे करूंगी कि मैं इस चीज़ को ध्यान में रखूंगी कि हाँ, मुझे कुछ ऐसे भी प्लान्स बनाने हैं जिनमें छोटी गाड़ियों के बारे में कुछ ना कुछ हो। प्लानिंग करते हुए या पॉलिसी फॉर्मुलेशन के टाइम पे भी बिजनेस एनवायरनमेंट का काफ़ी ज़्यादा मेजर रोल दिखाई देता है। लास्ट है, इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। अब देखो, तुमने बिजनेस एनवायरनमेंट से अपॉर्चुनिटीज ले ली, ठीक है, मतलब पॉजिटिव चीज़ें कर ली अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। यहाँ से तुमने थ्रेट्स के बारे में पता लगा लिया, मतलब नेगेटिव चीज़ों को होने से रोक लिया। यहाँ से तुमने रिसोर्सेज जुगाड़ लिए अच्छे दाम पे, सही कीमत पे, आसानी से, एंड एट द सेम टाइम अपनी प्लानिंग भी प्रॉपर तरीके से करी। तो अल्टीमेटली सब चीज़ें क्या हो रही हैं? पॉजिटिव हो रही हैं, सब चीज़ें अच्छी हो रही हैं। सब चीज़ें अच्छी होंगी तो आपका बिजनेस भी तो अच्छा ही होगा, वो भी तो ग्रो करेगा, वो भी तो परफॉर्म करेगा बढ़िया तरीके से। तो जब सब चीज़ें अच्छी हो रही होती हैं तो बिजनेस भी अल्टीमेटली अच्छी परफॉर्मेंस देने लग जाता है। सो अल्टीमेटली वी कैन से बिजनेस एनवायरनमेंट हमारी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव कराने में कहीं ना कहीं मदद करता है। चलिए, अब आ जाते हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, एंड दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये टॉपिक CBSE का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पूरे टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 5 डायमेंशंस हैं जो हमें पढ़ने हैं, और ये हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। अब आप बोलेंगे मैम आप तो हमेशा ही एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ाते हो, तो अब इसमें क्या नई बात है? इसमें नई बात ये है कि यहाँ मैं आपको कुछ ऐसे वर्ड्स भी बताऊंगी साथ ही साथ में जो आपकी मदद करेंगे ये आइडेंटिफाई करने में, रिकॉग्नाइज करने में कि किस डायमेंशन के बारे में एग्जैक्टली बात हो रही है। तो एग्जाम्पल्स से तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में ये वर्ड्स भी जानेंगे ताकि आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए ये टॉपिक, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा डायमेंशन है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सेकेंड है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, देन सोशल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट एंड देन लीगल एनवायरनमेंट। स्टार्ट हम करेंगे हमारे फर्स्ट एनवायरनमेंट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। चलिए फिर इमेजिन करो किसी दिन तुम्हें ऐसा सुनने में आया कि इंडिया की GDP बढ़ गई है। GDP समझते हो ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल में एक कंट्री ने कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बनाए हैं, प्रोड्यूस किए हैं, उसका वैल्यूएशन। बेसिकली आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ के बारे में पता लगा सकते हो उसके GDP को देख के। सो तुम्हें पता लगा कि इंडिया की GDP बढ़ रही है। अब इससे तुम क्या अंदाजा लगाओगे कि यहाँ के लोगों की इनकम भी बढ़ रही है। इनकम बढ़ रही है तो डिस्पोजेबल इनकम भी बढ़ेगी शायद। सो लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ गई। अब लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे? खर्चा करेंगे ना, मतलब वो अलग अलग चीजों की डिमांड इंक्रीज करेंगे। अब भाई तुम ऐसे इमेजिन करो, किसी महीने अगर तुम्हें पॉकेट मनी के अलावा कुछ और पैसे मिल जाते हैं, कोई रिलेटिव तुम्हारे घर आ जाता है या कहीं से तुम्हें शगुन मिल जाता है, तो तुम उस पैसे को क्या करते हो? खर्च ही करते हो ना, अलग अलग चीजों की तुम डिमांड इंक्रीज कर देते हो। सो GDP इंक्रीज हुआ। GDP इंक्रीज होने की वजह से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से लोगों ने डिमांड इंक्रीज कर दी डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स की। अब यहाँ क्वेश्चन उठता है कि बिजनेस को इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो बिजनेसमैन को बेसिकली ये फर्क पड़ेगा कि जिस चीज की तुमने डिमांड इंक्रीज की है वो उसकी सप्लाई करेगा।
मतलब उसकी सेल्स इंक्रीज हो रही है। सो ऐसे मानिए एक कोई फैक्टर था जिसमें चेंज आने की वजह से बिजनेस पे इंपैक्ट पड़ा, चाहे पॉजिटिव पड़ा या नेगेटिव पड़ा, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग, लेकिन पड़ा ना कोई इंपैक्ट। तो अब यहां एक क्वेश्चन मैं आपसे जो पूछना चाहती हूँ वो ये है कि ये जो जीडीपी है, डिस्पोजेबल इनकम है, डिमांड है, सप्लाई है, ये सारे टॉपिक्स हम कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ा है आपने इन सब चीजों के बारे में? विदाउट अ डाउट इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में। सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, ये बिजनेस एनवायरनमेंट का वो हिस्सा है, वो पार्ट है, वो डायमेंशन है जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स से डील करता है, जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स से डील करता है। अब उन फैक्टर्स में इंटरेस्ट रेट आ सकता है, इन्फ्लेशन रेट आ सकता है, चेंज इन डिस्पोजेबल इनकम आ सकता है, स्टॉक मार्केट इंडाइसेस में चेंज आ सकता है, रुपये की वैल्यू में चेंज आना, कुछ भी हो सकता है। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से एसोसिएटेड है और उसमें चेंज आने की वजह से बिजनेस में कोई इंपैक्ट डल रहा है तो उसे हम इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट मानते हैं। अब यहां पे आप पहचान कैसे करेंगे कि आप वर्ड पहचानेंगे कि किसकी वजह से इंपैक्ट आ रहा है। वो वर्ड अगर इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा हुआ है दैट मीन्स वो इसी डायमेंशन का क्या होगा, हिस्सा होगा, पार्ट होगा। आया समझ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट? दैट्स वेरी सिंपल कि बिजनेस एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जो कि इकोनॉमिक फैक्टर से डील करता है, ऐसी चीजों से डील करता है जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, और उसमें अगर कोई चेंज आता है और उसकी वजह से बिजनेस में अल्टीमेटली चेंज आने लग जाता है तो हम बोलते हैं कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट का एक डायमेंशन है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू सोशल एनवायरनमेंट। अच्छा, कभी तुम लोगों ने नोटिस किया है कि दिवाली पे, ईद पे, दशहरा पे, होली पे, ईस्टर पे, किसी भी ऐसे फेस्टिवल पे एकदम से मिठाइयों की सेल इंक्रीज हो जाती है, ड्राई फ्रूट्स की सेल इंक्रीज हो जाती है, कपड़ों की सेल इंक्रीज हो जाती है, डेकोरेटिव आइटम्स की सेल इंक्रीज हो जाती है। मतलब ऐसा सोसाइटी में कोई फेस्टिवल आ रहा था जिसकी वजह से बिजनेस पे कुछ इंपैक्ट पड़ा। अगेन पॉजिटिव या नेगेटिव, दैट्स ऑल टुगेदर अ डिफरेंट थिंग। तो ये क्या है? ये है आपका सोशल एनवायरनमेंट। मतलब सोसाइटी के द्वारा बनाए गए कस्टम्स, वैल्यूज, ट्रेडिशंस, फेस्टिवल्स, इनकी वजह से अगर बिजनेस पे कोई फर्क पड़ता है तो वो सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट माना जाता है। It says the social environment of business include the social forces like customs, traditions, values, social trends, society's expectations from business, etc. जैसे एक एग्जाम्पल इसका ये भी ले सकते हैं आप कि इंडिया में क्योंकि साड़ी पहनने का ज़्यादा रिवाज है तो इंडिया में साड़ी वाले बिजनेस ज़्यादा चलते हैं, बट वही चीज़ अगर आप फॉरेन में जाके करेंगे तो वहाँ पे नहीं चलेगी। ये क्यों आ रहा है ऐसा चेंज? ये सोशल एनवायरनमेंट की वजह से चेंज आ रहा है कि मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जो कि सोसाइटी की चीज़ों से डील करता हो, लोगों से डील करता हो, पीपल से डील करता हो, उसे हम बोलते हैं सोशल एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के बारे में। अगेन नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड होगा। तो यहाँ पे आप ऐसा एग्जाम्पल ले लीजिए कि सबसे पहले रॉबोट्स आए, ठीक है। हम सब ने सोचा कि इन्हें कैसे प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि ह्यूमन मैन पावर का जो काम है वो ये लोग हैंडल कर ले और लोगों को उतना काम ना करना पड़े। तो हमने देखा ऐसे कौन कौन से टास्क है जो बहुत टेडियस होते हैं। उसमें आया वेटर्स वाला टास्क, मतलब इतना घूम फिर के ऑर्डर सप्लाई करने पड़ते हैं, बहुत ही ज़्यादा टायरिंग हो जाता है लोगों के लिए। तो हमने बोला क्यों ना रोबोट से हम यही वाला काम करा दें। तो अब किसी बिजनेसमैन को अगर होटल खोलना है, रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसे वेटर्स हायर करने की बजाय ये बस रोबोट्स ले लेने चाहिए और ये सारा काम देख लेंगे। सो इसने क्या किया, बिजनेस में चेंज लाया। क्यों, कैसे? टेक्नोलॉजी में चेंज लाके। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का वो हिस्सा जो कि बिजनेस में चेंज लाता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, उसको हम बोलते हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। So it says technological environment includes forces relating to scientific improvements and innovations which provide new ways of producing goods and services and new methods and techniques of operating a business. एक बिजनेस को ऑपरेट करने के नए तरीके या फिर नए तरीके गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करने के, कुछ भी हो सकता है, ऑपरेशन भी हो सकता है, प्रोडक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस टेक्नोलॉजी यहाँ पे मैटर करनी चाहिए। तो इसकी पहचान आप कैसे करेंगे क्वेश्चन में कि कुछ भी ऐसा आपको अगर देखने को मिल रहा है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे अगर मान लीजिए चैट जीपीटी की बात आ गई, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है।
तो यहाँ पे ये टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ये इसी डायमेंशन के बारे में बात कर रहे होंगे। इंटरनेट की बात आ गई, इंटरनेट की वजह से कोई चीज़ में चेंज आया है, तो अगेन वो टेक्नोलॉजी की बात करना चाह रहे हैं। तो ऐसे कोई भी वर्ड जो कि टेक्नोलॉजी से एसोसिएटेड होते हैं, अगर वो आपको देखने को मिल रहे हैं क्वेश्चन में, तो ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। आप लोगों ने नोटिस किया है कि जब कांग्रेस सरकार इंडिया में राज किया करती थी तो कुछ अलग बिजनेसमैन थे जो पैसे कमा रहे थे, मतलब वो लाइमलाइट में रहते थे कि हाँ वही इंडिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और जैसे ही सरकार चेंज हुई, मोदी सरकार एग्जिस्टेंस में आई, बीजेपी सरकार एग्जिस्टेंस में आई, तो हमने देखा अलग उद्योगपति पैसा कमाने लग गए। मुकेश अंबानी जी का नाम ले लीजिए या फिर पतंजलि वाले इंसान का नाम ले लीजिए, ये सारे लोग एकदम से लाइमलाइट में आए और बहुत 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 पैसे कमाने लग गए, मतलब इनके बिजनेसेस बहुत अच्छे चलने लग गए। कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? रीजन ये है कि जब कांग्रेस सरकार एग्जिस्टेंस में थी तो उन्होंने ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई थी जो किन्हीं बिजनेसमैन को फेवर करती थी और किन्हीं बिजनेसमैन को फेवर नहीं करती थी। बट वहीं पे जब सरकार चेंज हुई, पॉलिटिकल पार्टी चेंज हुई, तो पॉलिसीज भी चेंज हो गई। नई सरकार ने नए रूल्स बनाए, नई पॉलिसीज लाई, जिसने अलग बिजनेसमैन को फेवर कर दिया और पुराने वाले बिजनेसमैन को नहीं किया। मतलब बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज जैसे जैसे पॉलिसीज लाती रहेंगी, जिसके फेवर में वो पॉलिसीज होंगी उसको ग्रो करने का मौका मिलेगा। सो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कुछ नहीं है, बिजनेस एनवायरनमेंट का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो कि पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड होता है, पॉलिसीज जो वो उस देश में लाते हैं उनसे एसोसिएटेड होता है। अगर इसमें कोई चेंज आता है तो अगेन बिजनेस को भी वो चेंज हैंडल करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। So it says political environment includes political conditions such as general stability and peace in the country and specific attitudes that elected government representatives holds towards business। मतलब हमारे जो MPs MLAs हैं वो business के towards किस तरह का attitude रखते हैं उस पे based होती है ये चीज़। एंड अगेन इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि जैसे कुछ कंट्रीज हैं वो बहुत पीसफुल है, मतलब अगर देखा जाए तो इंडिया काइंड ऑफ पीसफुली कंसिडर किया जाता है, यहाँ पे आए दिन लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा होता। लेकिन वहीं पे कुछ ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे हर दिन लड़ाई झगड़ा हो रहा होता है, जैसे पाकिस्तान हो गया, कुछ ना कुछ चीज़ पे लड़ाई हो ही रही है, आजकल यूक्रेन हो गया, कोई ना कोई चीज़ पे वॉर चल ही रहा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में बिजनेस करना इज नॉट पॉसिबल, वेयर एज पीसफुल एनवायरनमेंट पे बिजनेस करना इज पॉसिबल। तो ये भी एक एंगल है जो हमें इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस करने में, और अगेन ये किससे लिंक्ड है? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से लिंक्ड है। चलिए लास्ट है हमारा लीगल एनवायरनमेंट। यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं डीजल गाड़ियों का। ऐसे इमेजिन करिए कि आज तक हमारे यहाँ पे जैसे मजे में डीजल गाड़ियां चल रही हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो इसे मैन्युफैक्चर भी कर रहे हैं, अच्छे से बेच भी रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन अचानक से एक दिन कोर्ट में, वो भी सुप्रीम कोर्ट में, एक ऐसा ही केस आया जिसमें ये बात खड़ी हुई कि डीजल गाड़ियां एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाती हैं। क्या आया कोर्ट में, दैट टू सुप्रीम कोर्ट में केस आया कि डीजल गाड़ियों से एनवायरनमेंट को काफी हार्म पहुंचता है और हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्टेड रखना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दी। क्या जजमेंट दे दी? कि आज के बाद कोई भी डीजल गाड़ी इंडिया में नहीं चला सकता है। अगर वो ऐसा करेगा तो ये पनिशेबल एक्ट माना जाएगा। हुआ क्या? पहले डीजल गाड़ियां मजे में चल रही थी, लेकिन अचानक से कोर्ट में एक केस आया जहां सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आज के बाद कोई भी डीजल गाड़ी नहीं चला पाएगा। अगर वो ऐसा करता है तो ये पनिशेबल एक्ट कंसिडर किया जाएगा। अब सोच के देखिए, ये जो बिजनेसमैन जो इतना पैसा कमा रहे थे ऑटोमोबाइल बनाने से, इतने डीजल गाड़ियां बना बना के बेच रहे थे, इनका क्या होगा? इनका बिजनेस ठप हो जाएगा। मतलब कोर्ट का कोई फैसला आया जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट पड़ा। ये कौन से एनवायरनमेंट का हिस्सा है? ये लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा है। सरकार अगर कोई एक्ट बना देती है, कोई लॉ ला देती है, कोई ऑर्डिनेंस ला देती है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट कोई जजमेंट ला देता है जिसकी वजह से बिजनेस के ऊपर किसी भी तरह का इम्पैक्ट डलता है, तो वो लीगल एनवायरनमेंट का हिस्सा माना जाता है।
सो लीगल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स वेरियस लेजिस्लेशंस बोले तो एक्ट्स, लॉज पास बाय गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, मतलब इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स भी आ जाते हैं, कोर्ट जजमेंट भी आ जाती है, कमीशन के फैसले भी आ जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें और आ जाती हैं, बहुत सारी एजेंसीज और आ जाती हैं सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट की जो ऑर्डर्स पास करती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ जो गवर्नमेंट की तरफ से पास की गई हो लॉ के रूप में या कोर्ट्स की तरफ से पास की गई हो जजमेंट्स के रूप में, ऑर्डर्स के रूप में, वो चीज़ अगर बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर रही है तो वो लीगल एनवायरनमेंट का पार्ट मानी जाएगी। तो अगर अब हम रिवाइज करें हमारे पांचों डायमेंशन बिजनेस एनवायरनमेंट के, तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हर वो चीज़ आ जाती है जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट से रिलेटेड है और वो कहीं ना कहीं बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं। सोशल एनवायरनमेंट में लोगों से रिलेटेड सारी चीज़ें आ जाती हैं, मेन, विमेन, सोसाइटी, ट्रेडिशंस, कस्टमर्स, कुछ भी ऐसी चीज़ हो। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज से एसोसिएटेड होता है या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन किसी कंट्री में कैसी है उससे एसोसिएटेड होता है। वहीं पे लीगल एनवायरनमेंट हमारा एक्ट्स, लॉज, कोर्ट जजमेंट, इन सब चीज़ों से एसोसिएटेड होता है। अगेन आपको बस यही चीज़ जाननी है कि इनमें अगर कोई भी फर्क आएगा, इनमें कोई भी चेंज आएगा तो वो अल्टीमेटली बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा होगा, तभी वो इस एनवायरनमेंट का पार्ट कंसिडर किया जाएगा। चलिए अब पढ़ते हैं इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज डीमोनेटाइजेशन। ये रिसेंटली बहुत ज़्यादा आपको सुनने को मिला होगा शब्द। आइए समझ लेते हैं क्या है इसका मतलब। तो देखो, बात बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2016 की बात है, नवंबर 8 को रात को 8 बजे मोदी जी टेलीविज़न पे आए और उन्होंने बोला कि अब से 500 और 1000 के जो नोट्स हैं ना, वो हम लीगल टेंडर मनी की डेफिनेशन से हटा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि 500 के नोट और 1000 के नोट जो पहले चला करते थे, इन दोनों की अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो जिन भी लोगों के पास ये पैसे रखे हुए हैं वो जाके ये पैसे बैंक में डिपॉजिट करा दीजिए। एक सर्टेन टाइम पीरियड दिया गया इसके लिए, अदरवाइज अगर उसके बाद आपके पास ये नोट रखे रह गए तो उनका कोई सेंस नहीं बनेगा, उन्हें आप कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वो मतलब आपके लिए सेंसलेस बन जाएगा, यूजलेस बन जाएगा, बट काम नहीं आएगा, उससे आप कुछ खरीद नहीं पाएंगे, उसे आप एज एन एक्सचेंज मीडियम किसी को दे नहीं पाएंगे, कोई उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। सो इन दोनों नोट्स को लीगल टेंडर मनी की डेफिनेशन से हटा दिया गया। लीगल टेंडर मनी की डेफिनेशन का क्या मतलब हुआ? आरबीआई की जो एक्ट है ना, उसमें एक डेफिनेशन दी हुई है लीगल टेंडर मनी की डेफिनेशन। उसमें बेसिकली जो जो नोट्स, जो जो कॉइन्स के बारे में लिखा हुआ है, इंडिया में सिर्फ वही चल सकते हैं। और उसमें से अगर दो चीज़ों को हटाया जा रहा है, मतलब अब वो इंडिया में नहीं चल पाएंगे, मतलब वो नोट्स अब इंडिया में नहीं चल पाएंगे। ऐसा इंडियन हिस्ट्री में पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा ये क्या हो गया, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था, बट ऐसा पहले 2 बार हो चुका है। दिस वाज द 3rd टाइम जब ऐसा हुआ था। बस ये है कि इस बार 86% की जो मनी सर्कुलेशन में थी ना, वो इनवैलिड होने वाली थी। ऐसे मानिए ज़्यादातर लोग अपने पास पैसे रखते हैं तो वो बड़े नोट्स ही रखते हैं ना, छोटे छोटे नोट्स तो कोई रखता नहीं है कि 100-50 के नोट्स रख लें, और 200 के नोट्स तो हुआ नहीं करते थे। तो ज़्यादातर लोगों के पास यही नोट्स रखे रहते थे घर में, लॉकर्स में, तिजोरियों में, इधर उधर। तो 86% ऑलमोस्ट ये क्या था, इंडिया की करेंसी थी, जो कि अब इनवैलिड होने वाली थी, मतलब हो ही गई थी ऐसे मानिए। अब आप सोच रहे होंगे जिसके पास ये पैसे रखे हुए थे उनको क्या करना था, मतलब व्हाट दे वर सपोज टू डू। क्या उनके पैसे वेस्ट चले गए? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑब्वियसली सरकार आपसे पैसे ऐसे थोड़ी ना वेस्ट होने देगी। तो उनको ये करना था कि उनके पास जितने भी 500 और 1000 के नोट्स पड़े हुए हैं वो जाके उनको अपने बैंक के पास डिपॉजिट कराने थे, और बैंक जब न्यू नोट्स इशू होते तो वो इनको दे देते। So people of India had to deposit the invalid currency in banks, which came along with the restriction placed on cash withdrawals. Obviously क्योंकि न्यू जो पैसे थे, मतलब न्यू जो करेंसी थी, वो उतना ज़्यादा आई नहीं थी, उतना ज़्यादा प्रिंट नहीं हुई थी, तो कैश विड्रॉल्स पे थोड़ी सी लिमिट लगा दी थी कि भाई तुम एकदम से लाखों लाखों रुपए विड्रॉ करके नहीं ले जा सकते, बैंक में रखो, जब भी न्यू करेंसी आ जाएगी, इशू हो जाएगी, अच्छे से प्रिंटिंग हो जाएगी, तब तुम निकाल लेना जितनी तुम्हें चाहिए हो। फिलहाल तुम बस ये करो कि 500 और 1000 के नोट्स आके बैंक में डिपॉजिट कर दो। तो जो भी समझदार लोग थे उन्होंने सारे 500 और 1000 के नोट्स जाके
डिपॉजिट कर दिए और उनका ये पैसा बर्बाद होने से बच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना बड़ा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया क्यों? मतलब ऐसे ही बस खाली बैठी थी गवर्नमेंट, उन्होंने बोला यार मज़ा नहीं आ रहा, चलो कुछ तूफानी करते हैं तो 500 और 1000 के नोट्स बंद कर देते, ऐसा कुछ था क्या? तो ऑब्वियसली नहीं। गवर्नमेंट के अपने कुछ रीजंस थे ये करने के पीछे। वो क्या रीजंस थे वो यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं जो अपनी इनकम पे टैक्स नहीं भरते, टैक्स का गमन करते हैं। मतलब बेसिकली क्या करते हैं वो, अगर मान लीजिए 10 लाख रुपए कमा रहे हैं तो गवर्नमेंट को दिखाएंगे कि हम तो बस 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब इतनी सी इनकम पे टैक्स तो बनता नहीं है, तो तुमने क्या किया, टैक्स की चोरी कर ली। बट ये सोचिए, ये जो 6 लाख रुपए का गैप है, ये 6 लाख रुपए कहाँ रहते हैं? ये उनके पास कैश में रहते थे। तो इसका कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं था, इसका कोई ब्यौरा नहीं था गवर्नमेंट के पास, फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ये प्रेजेंट नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने बोला इस तरह के जो ये टैक्स इवेजन होता है, टैक्स की चोरियां करते हैं लोग, उनको थोड़ा सा सबक सिखाया जाए। अब देखो, क्योंकि पूरा पैसा तुम्हें बैंक में जमा करना पड़ेगा, तो बैंक वाले तो तुमसे पूछेंगे कि तुम्हारी तो 4 लाख इनकम थी, 10 लाख रुपए कहाँ से जमा कर रहे हो? तो आपको बताना पड़ेगा कि अरे मैं तो आपसे झूठ बोल रहा था, 4 लाख रुपए, मेरी तो इनकम एक्चुअली 10 लाख रुपए है, जमा कर लो। तो यहाँ पे जो आपने इतने सालों में टैक्स बचाया होगा वो भी आपको पे करना पड़ेगा, ऊपर से जो गवर्नमेंट को तुमने चपट लगाई है इतनी, उसकी पेनल्टी भी बेयर करनी पड़ेगी। तो ये एक रीज़न था जिसकी वजह से डिमोनेटाइजेशन लाई गई थी। दूसरा ये इसलिए भी लाई गई थी क्योंकि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो गई थी। मतलब ब्लैक मनी समझते हैं ना, हमारी नॉर्मल इकोनॉमी के साथ एक पैरेलल इकोनॉमी चलती है, एक ऐसी इकोनॉमी चलती है जिसका ब्यौरा गवर्नमेंट के पास नहीं रहता, इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रहती है गवर्नमेंट के पास, इसका कोई भी फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में नामो निशान नहीं रहता है। तो उस चीज़ को भी थोड़ा सा कम करने के लिए पर्टिकुलर चीज़ करी गई थी। उसके अलावा जो टेररिस्ट को फंडिंग्स आती है वो पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म करने के लिए किया गया था। इसका एक रीज़न ये भी था कि ज़्यादातर लोग अब बैंक में अपना पैसा जमा कराएं इंस्टेड ऑफ घर के लॉकर्स में। पहले यू रिमेंबर हमारे इंडिया में ऐसा हुआ करता था कि हर घर में बड़ा बड़ा लॉकर हुआ करता था, हर कोई अपने पैसे उसमें रखा करता था। तो गवर्नमेंट चाहती थी कि ज़्यादातर बैंक में पैसा पड़ा रहा है इंस्टेड ऑफ लॉकर्स में, इसलिए भी ये स्टेप लिया गया था। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि बैंक में पैसा रखने का क्या मतलब है, मतलब क्यों रखवाया जा रहा है? तो देखो, बैंक में जब तुम पैसा रखोगे वो गवर्नमेंट की नज़र में रहेगा, राइट? तो उसमें आप फिर टैक्स की चोरी या फिर इसको ब्लैक मनी में कन्वर्ट करना, वो सब चीज़ें नहीं कर सकते हो। उसकी फिर प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होती है, आपको बताना पड़ता है पैसा कहाँ से आया है, कैसे आ रहा है, टैक्सेस कुछ बनते हैं तो वो पे करने पड़ते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एक लास्ट रीज़न इसका ये भी था कि हम इंडिया को कैशलेस या फिर कैश लाइट इकोनॉमी बनाना चाह रहे थे। मतलब हम चाह रहे थे ज़्यादातर लोग जो ये कैश में डीलिंग करते हैं वो ऐसा ना करके ऑनलाइन डीलिंग करें, मतलब सारी ट्रांजैक्शन बैंक टू बैंक हो। जैसे अगर मान लीजिए मुझे किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, इंस्टेड ऑफ मैं उसको कैश में पैसे दे रही हूँ, मैं उसको बैंक से बैंक में ट्रांसफ़र करूँगी। अब मेरे बैंक से गए हैं, दैट मीन्स मेरे बैंक वालों को तो पता है मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, और उसके भी बैंक में रिसीव होंगे तो उसके बैंक वालों को भी पता चलेगा कि भैया उसकी इनकम कितनी हो रही है। तो अगेन टैक्स का चोरी बच जाएगा और भी ब्लैक मनी में कन्वर्जन होने से पैसे का बच जाएगा। सो ये कुछ मोटिव्स थे जिनकी वजह से डिमोनेटाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया था। अब देख लेते हैं कि एग्जैक्टली इसने इम्पैक्ट कैसे किया हमारी इकोनॉमी को, मतलब क्या फ़र्क आया हमारी इकोनॉमी पे। तो फर्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं मनी या इंटरेस्ट रेट्स पे। ये बोलते हैं कैश ट्रांजैक्शंस तो बहुत हद तक डिक्लाइन हो गई थी, भैया कैश ही नहीं था। ऐसे मानिए नई करेंसी के जो नोट्स थे वो इतना ज़्यादा प्रिंट ही नहीं हुए थे, तो लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी पड़ी थी, तो कैश ट्रांजैक्शन बहुत कम हो गए थे। बैंक डिपॉजिट्स इंक्रीज हो गए थे क्योंकि बैंक में ही खाता खुलवा के आप अपने पैसे रख सकते थे अब, और फाइनेंशियल सेविंग्स भी बढ़ गई थी। अब जो लॉकर में पैसे रख रहे थे वो भी जाके बैंक में ही सबमिट कर रहे थे। प्राइवेट वेल्थ की बात करें तो डिक्लाइन सिंस सम हाई डीमोनेटाइज नोट्स वर नॉट रिटर्न एंड रियल एस्टेट प्राइजेस फेल। प्राइवेट वेल्थ की बात की जाए कि भैया लोगों के पास जो वेल्थ थी उसमें क्या बदलाव आया, तो वो थोड़ी सी डिक्लाइन हो गई। रीज़न बीइंग जिनके पास ब्लैक मनी थी वो तो वापस कर ही नहीं पाए। अब भाई ब्लैक मनी को किस नाम से वापस करते? गवर्नमेंट और चपट लगा देती तुम्हारे ऊपर, तुम गवर्नमेंट की लाइमलाइट में आ जाते, उसके बाद तुम दोबारा चोरी नहीं कर पाते। भाई तुम ऐसे मानो पुलिस की नज़र में एक चोर का आना मतलब उसके ऊपर शक हमेशा के लिए पड़ जाना। अब अगली बार तुम फिर चोरी कैसे करोगे? इसलिए इन्होंने बोला चलो थोड़ा लॉस हो रहा है, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम पुलिस के सामने नहीं आएंगे, मतलब गवर्नमेंट के सामने खुलेआम नहीं आएंगे।
पब्लिक सेक्टर वेल्थ की बात करें तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। डिजिटाइजेशन की बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया था। उस टाइम पे पेटीएम इतना ज़्यादा फेमस हो गया था, यूपीआई, रुपे, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इनका यूजेज भी स्टार्ट हो गया था। रियल एस्टेट की बात करो तो इनके प्राइसेस भी काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो गए थे। टैक्स कलेक्शन की बात करो तो टैक्स कलेक्शन बढ़ गया था, क्योंकि ऑब्वियसली जिन्होंने चोरी की हुई थी या जो चोरी करने के बारे में सोच रहे थे, अब वो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बैंक के थ्रू सारी ट्रांजैक्शन होने लग गई थी। चलिए, इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। 12th क्लास के नोट्स अवेलेबल हैं पढ़ाकू लोग चैनल पे, सो अगर आपको ये चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं, नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। That's it. Thank you so much for watching this video.